हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम यूनिट 7 की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमें ये पढ़ना है कि संचार और प्रसार शिक्षण के क्या तरीके हो सकते हैं। यानी कि जो प्रसार शिक्षण है उसमें संचार का क्या रोल है, किस प्रकार से वो वर्क कर रहा है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हम सब ने प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ा कि आखिर प्रसार शिक्षा है क्या। इसके बाद प्रसार शिक्षण के बारे में पढ़ा, उसके क्या स्टेप हैं, कितने स्टेप में प्रसार शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब हम बात करेंगे कि प्रसार शिक्षण की जो प्रक्रिया है, जो हम पूरा करना चाहते हैं, वो किसके माध्यम से पूरा होगा। तो आप सबको पता होना चाहिए कि अगर प्रसार कार्य करता है और जो गांव के लोग हैं, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, यानी कि संचार की प्रक्रिया होगी, तभी तो प्रसार शिक्षा का कार्य आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना सबसे पहले कि आखिर संचार है क्या। तो देखिएगा, इसमें अगर हम संचार की बात करें तो संचार अंग्रेजी भाषा के शब्द कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि जो संचार है उसकी इंग्लिश क्या होती है, कम्युनिकेशन। अब हम बात करें कम्युनिकेशन शब्द ये कहाँ से आया, तो देखिए कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतर है जो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से हुई है। यानी कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कम्युनिस्ट शब्द से उत्पत्ति इसकी हुई है। और ये कम्युनिस्ट कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका क्या अर्थ होता है, टू मेक कॉमन। टू मेक कॉमन का अर्थ होता है सामान्य बना देना। यानी कोई भी चीज़ है अगर मेरे पास तक ही है तो वो बातें सिर्फ मुझे ही पता है, लेकिन अगर मैं उसे 2-4 लोगों को बताती हूँ तो बातें क्या हो जाती हैं, सामान्य हो जाती हैं। और जब तक मेरे पास तक ही है, किसी को नहीं पता, वो एक विशेष बातें होगी। यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या होता है कि अपनी बातों को सभी को बता देना, वो सामान्य हो जाना, तब वो क्या है, कम्युनिकेशन कहलाता है। देखिएगा आगे, अर्थात इसका मतलब क्या है कि अपने ज्ञान, व्यक्ति जो है अपने ज्ञान को, भावनाओं को, सूचनाओं को, विचारों को अभिव्यक्त कर उन्हें सर्वसामान्य बना देना। यानी कि अपने विचार, अपनी भावनाओं को, अपनी सूचनाओं को लोगों तक पहुंचा देना और दूसरों के साथ इस तरह से बांटना है, इस तरह से बांटना कि वे उसका सही अर्थ निकाल सके। यानी कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसी चीजें समझाएं जिसका वो अर्थ व्यक्ति समझ सके, जो उसका सही अर्थ है। ऐसा नहीं कि हम कुछ और शब्द बोलें और उस शब्द के कई अर्थ निकल रहे हों और आप लोग उसका कुछ और अर्थ समझ लें। यहाँ पे हम जो आप लोग को बता रहे हैं, हमें ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना है जिस शब्दों को आप लोग अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पे देखिए यही बातें बताई जा रही कि इस तरह से बांटना है अपने ज्ञान, अपनी भावना, अपने विचारों को कि उसका सही अर्थ निकाल सके वो सुनने वाला व्यक्ति। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संचार कहलाती है। ये हमने एक सिंपल वे में समझ लिया कि आखिर संचार क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि संचार के लिए कुछ विद्वानों ने किस प्रकार के परिभाषाएं दी हैं। इसमें देखिएगा कि एक प्रसिद्ध विद्वान है जिनका नाम है एस.वी. सुपे। इन्होंने अपने द्वारा जो एक परिभाषा दी है, इसमें संचार को समझाने की कोशिश की है। इन्होंने बताया कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें संदेश स्रोत से प्राप्तकर्ता तक स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि जो संदेश है, मैसेज है, वो एक स्रोत से प्राप्त होता है। यानी कि जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं से निकल के आ रहा है, वहां से क्या करना है, स्रोत से किसी श्रोता तक उस मैसेज को पहुंचा देना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। ऐसा कौन कह रहा है, एस.वी. सुपे के अनुसार कहा जा रहा है। इसके बाद है जे.पी. लिंगन के अनुसार। जे.पी. लिंगन जो हैं, इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या बताया है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों, तथ्यों, प्रभावों या अनुभूतियों को इस तरह से बांटते हैं कि उसका सर्वसामान्य या सर्वमान्य अर्थ निकल सके। इनका ये कहना है कि 2 व्यक्तियों के बीच की ऐसी प्रक्रिया है संचार जिसमें
अपनी बातों को लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे तक बांट रहे हैं और इस तरह से बांट रहे हैं कि उसका सर्वमान्य अर्थ निकल सके, यानी कि जो आपका शब्द है उसका वही अर्थ वो व्यक्ति निकाले जो उसका ओरिजिनल है अर्थ, और उसे सभी लोग जानते हैं कि हाँ इस शब्द का अर्थ यही होता है। ये कौन कह रहे हैं, जेपी लिंगन कह रहे हैं। तो ये दो प्रमुख परिभाषाएं थी जिसे हमने बताया। और अब ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो संचार की प्रक्रिया हो रही है, इसके लिए जो संचार ये हो रहा है उसके लिए दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। देखिएगा, सबसे पहले कि संचार द्वितरफा प्रक्रिया है। इसे हम संचार की विशेषता भी कह सकते हैं। जो संचार है ना वो क्या है कि दो तरफा प्रक्रिया है, यानी कि एक व्यक्ति बोलने वाला होगा, दूसरा सुनने वाला होगा। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा संचार नहीं होगा। इसके बाद दूसरा है कि संचार बिना शब्दों के भी हो सकता है, यानी कि जो संचार की प्रक्रिया है उसमें जरूरी नहीं है कि हम आपको शब्दों के द्वारा ही बताएं। कभी कभी क्या होता है कि इसमें संकेत के माध्यम से बताया जा रहा है। माध्यम कई हो सकते हैं, शब्दों का माध्यम हो सकता है, संकेत का माध्यम हो सकता है, लिखित रूप में हो सकता है, मौखिक रूप में हो सकता है, ढेर सारे हो सकते हैं। लेकिन जहाँ शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है संचार में वो तो ठीक है, लेकिन इसमें मुख्य पॉइंट ये भी है कि संचार जो है वो बिना शब्दों के भी हो सकता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि आपको कोई बताए या ना बताए, लेकिन आप किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के, उसके चेहरे के हाव भाव को देख करके आप उसकी समस्याओं को, उसकी खुशियों को समझ सकते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आती है, संकेत के अंतर्गत आती है। इसके बारे में हम लोग डीपली आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट में है ये सारे टॉपिक्स। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम सिर्फ संचार के बारे में पढ़ेंगे और इसके माध्यम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। इसके बाद है कि जो संचार है इसके क्या महत्व है और इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि प्रसार जो है, जो ये संचार है ये क्या है कि प्रसार कार्यक्रम के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का प्रसार करना। यानी कि जो संचार है इसका क्या कार्य होता है कि जो प्रसार कार्यक्रम है, जो गांव में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ग्रामीणों के विकास के लिए, उनके कार्यक्रम के लक्ष्यों तथा उसके उद्देश्यों को प्रसारित करना। यानी कि जो गांव के लोग हैं उनको आप शिक्षित करने गए हैं, तो जो आपका उद्देश्य है वो संचार के माध्यम से ही पूरा होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में। यानी कि जो संचार है, एक प्रसार कार्यकर्ता संचार के माध्यम से सारी चीज़ें गांव के लोगों को सिखाता है और सिखाने के बाद वो क्या करता है कि जो गांव के लोग हैं उनके कौशल, उनके व्यवहार, इन सब में क्या करता है, परिवर्तन लाता है। अगला पॉइंट है नवीन विचारों, तथ्यों तथा तकनीकों को जनता तक पहुंचाना। आप लोग देखते होंगे कि टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट के समय में ये सारे संचार के ही माध्यम के अंतर्गत आता है और इनके द्वारा आप देखते होंगे कि जो चीज़ें आपको देखनी है, सीखनी है, वो सारी चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ भी आप ऐड भी देखते होंगे, उसमें ऐड आ रहा है बीच बीच में। क्यों ऐड आ रहा है कि जो नई नई चीज़ें हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है उस ऐड के माध्यम से। तो इसी प्रकार से संचार भी होता है कि नई नई तकनीकों, नई नई जानकारियों के बारे में क्या करता है, जो गांव के लोग हैं उनको जागरूक कराना, उनको उसके बारे में सचेत करना, उनको जानकारी देना। किसका कार्य है, संचार का कार्य होता है। इसके बाद है नवाचारों को अपनाने में। नवाचारों को अपनाने की बात अगर की जाए तो ये देखिएगा कि कोई चीज़ अगर मार्केट में नहीं आती है तो कुछ लोग क्या होते हैं कि देखते ही उस पर विश्वास कर लेते हैं और तुरंत अपना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये व्यक्ति अपनाया है उसको देखकर अपनाता है, और जो तीसरे व्यक्ति होते हैं वो ना खुद अपनाते हैं ना दूसरों को अपनाने के लिए कहते हैं, और एक चौथे स्टेप वाले होते हैं जो ये कार्य करते हैं कि वो अपनाना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि पहले सब लोग अपना लें फिर हम अपनाएं। इसमें बहुत ही डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा आगे चल करके। जो आपके वनडे एग्जाम जो होते हैं उसमें भी संचार पूछे जाते हैं
वहाँ पे आपको नवाचार के बारे में डिटेल्स में पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पे संचार में आपको ये समझना है कि जो नई-नई चीज़ें हैं, नए-नए विचार हैं, जो चीज़ें आपको नई सीखने के लिए बताई जा रही हैं, वो अपनाने के लिए लोगों को कि कौन पहले अपना रहा है, कौन बाद में अपना रहा है, कौन बीच के स्टेज में है, कौन खुद अपनाता भी है, लोगों को कहता भी है, कौन नहीं अपनाता, ना ही दूसरों को जागरूक कर रहा है। ये सारे कार्य किसके द्वारा हो रहे हैं? संचार के द्वारा हो रहे हैं। इसके बाद है ग्रामीण जीवन के विकास में। जो ग्रामीण जीवन है उसके विकास के लिए संचार की आवश्यकता है। समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा, विभिन्न प्रकार के जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनके द्वारा, या फिर जो गांव में प्रसार कार्यकर्ता लोग आते हैं उनके माध्यम से लोग जो गांव में रह रहे हैं उन लोगों के विकास के लिए ही कार्य करते हैं। और ये कार्य क्यों कर रहे हैं? जिससे गांव के लोगों का विकास हो सके, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। तो इसमें वो किसका सहयोग ले रहे हैं? संचार का सहयोग ले रहे हैं। वो संचार व्यक्तिगत भी हो सकता है या फिर सामूहिक भी हो सकता है, और जनसंपर्क के माध्यम से भी संचार हो सकता है। जैसे अगर आप लोग मेरे सामने आके मेरे पास बैठे कोई एक स्टूडेंट और मैं सिर्फ उसी को पढ़ाऊं, तो वो बात क्या होगी कि वो व्यक्तिगत रूप से बातें की जा रही हैं, किसी पर्सनली किसी एक को समझाया जा रहा है। लेकिन जब वहीं पे पूरे क्लासरूम के बच्चों को एक साथ बैठा करके पढ़ाया जाता है, तब वहाँ पे समूह संपर्क या समूह संचार की बात होती है। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए, आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं और ढेर सारे स्टूडेंट्स एक साथ देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत ही देखें, कुछ समय बाद भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे संचार ही हो रहा है, चाहे वो तुरंत हो या बाद में हो। तो ये प्रक्रिया क्या है? ये जन संचार की विधि कहलाती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि गांव के जो लोग हैं उनके विकास के लिए संचार बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद है खेती के आधुनिकीकरण में, यानी कि आज के समय में खेती जो हो रही है, पहले से जो चली आ रही प्रक्रियाएं, उसमें भी नवीनीकरण ले आना है, नयापन लाना है। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो उपकरण तैयार किए जा रहे हैं, खाद जो उर्वरक हैं, बीज हैं, इन सब से क्या नुकसान है, क्या हानियां हैं, कम समय में कम खर्च में आप किस प्रकार से खेती में आधुनिकीकरण ला सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? संचार के माध्यम से प्राप्त हो रही है। कोई साइंटिस्ट डायरेक्ट आपके घर आके आपको नहीं सिखाता है, बल्कि इस बीच में क्या होती है? संचार की प्रक्रिया होती है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि लैब टू लैंड प्रोजेक्ट, यानी कि प्रयोगशाला से खेती तक की या फिर उत्पादन क्षेत्र तक की बात यहाँ की जा रही है। तो इसके बीच में जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी? कम्युनिकेशन, यानी कि संचार की प्रक्रिया होगी। इसके बाद है प्रसार विधियों को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने में, यानी कि जो प्रसार शिक्षा है इसमें विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाई जा रही हैं। उन विधियों में प्रश्नावली विधि भी हो सकती है, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से भी हो सकता है, सर्वेक्षण के माध्यम से हो सकता है। उसके बाद कोई प्रदर्शनी लगी हुई है, इन सब के माध्यम से संचार हो रहा है। यहाँ तक कि कठपुतलियाँ जो होती हैं उनके माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक वगैरह होता है। ये सारी चीज़ें जो है प्रसार कार्यकर्ता के लिए एक विधि के रूप में, एक सहयोग के रूप में, उनका सामग्री के रूप में सहयोग करती है। किसकी? प्रसार कार्यकर्ता का। तो प्रसार विधियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना। अगर कोई आपके पास आके सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल चीज़ें सिखा रहा है तो आप उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि वो प्रसार कार्यकर्ता आपके विकास के लिए आया है। लेकिन अगर वहीं पे वो किसी आधुनिक यंत्रों को लेके आया है, बड़ी से जो टीवी वगैरह लेके आया है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर माध्यम लेके आया है, वहाँ से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग ये मेरी ही बातों पे यकीन मत कीजिए, आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए कि ये खेती किस प्रकार से की जा रही है, तो जो गांव के लोग हैं वो उससे और प्रभावित होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो संचार की प्रक्रिया हो रही है, जो संचार है वो प्रभावशाली ढंग से हो, इसमें किसका सहयोग है? संचार माध्यम का। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो संचार
किया जा रहा है, इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से कार्य कर रही है, इसमें भी किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो संचार प्रक्रिया अगर हम देखें तो इसमें देखिए संचार एक द्वितरफा प्रक्रिया है, इसको आपने पहले भी पढ़ा है, जिसमें कम से कम दो व्यक्तियों का होना तथा उनके बीच संदेशों का आदान प्रदान होना अनिवार्य होता है। दो व्यक्ति हैं, ठीक है, द्वितरफा प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन अगर दोनों व्यक्ति शांति से खड़े हों, कोई एक दूसरे से बात ना कर रहे हो तो क्या वहाँ पे संचार होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो दोनों व्यक्ति हैं, जो द्वितरफा प्रक्रिया होनी है, उसके लिए दोनों व्यक्ति का आपस में बातचीत करना, अपने विचारों, अपनी भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया भी कंटिन्यू करते रहना होगा, तभी ये संचार की प्रक्रिया पूर्ण होगी। अब हम बात करेंगे कि ये जो संचार की प्रक्रिया हो रही है, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या तत्व हैं इनके लिए। सबसे पहले वक्ता या संचारक होता है। संचारक के रूप में आप प्रसार कार्यकर्ता को देख सकते हैं, जो गाँव के लोगों के विकास के लिए आया हुआ है। कोई कहीं पे भाषण दे रहा है तो वो व्यक्ति हो गया वक्ता। और उसके बाद या फिर क्लासरूम की अगर बात करें तो एक शिक्षक है जो वो क्या कर रहा है, वक्ता का कार्य कर रहा है। इसके बाद है कि जो वक्ता या संचारक जो बोल रहा है वो क्या है, कुछ संदेश दे रहा है। उस संदेश में, सूचना में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। उस संदेश में संदेश हो गया। अब संदेश अगर देना है तो उसके लिए कुछ माध्यम की आवश्यकता होगी। यहाँ पे इस क्लासरूम में हम आप लोग को क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए लिखित रूप में भी है, लिखित रूप के साथ ही साथ हम आपको मौखिक रूप से भी, लेक्चर्स के माध्यम से भी सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा माध्यम हो गया कि हम आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे लिखित रूप भी है और मौखिक रूप भी है। तो इसी प्रकार से वो संदेश किस माध्यम से गांव के लोगों को दिया जाए। और इसके बाद है माध्यम के बाद प्राप्तकर्ता या श्रोता, जो उस संचार को प्राप्त कर रहा होगा, सुन रहा होगा, वो क्या कहलाता है, प्राप्तकर्ता या श्रोता। ये जो चारों पॉइंट है, ये चारों पॉइंट ही क्या करते हैं, मिल करके संचार की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संचार के तत्व। अभी इसके पहले हम पढ़ रहे थे कि संचार की प्रक्रिया में चार मुख्य बिंदु हैं, जिसमें संचारक, संदेश, माध्यम और श्रोता की आवश्यकता थी। वो चारों हमारे क्या थे कि संचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व के रूप में आते हैं। अगर हम यहाँ पे संचार के तत्वों की बात कर रहे हैं तो संचारक है, संदेश है, संचार माध्यम और प्राप्तकर्ता या श्रोता। संचारक को हम वक्ता के रूप में भी हम बता रहे हैं। इसके बाद अब हमें ये जानना है कि ये जो चारों पॉइंट हैं वो किस प्रकार से संचार प्रक्रिया के रूप में कार्य करेंगे। इसमें संचारक के क्या गुण हो सकते हैं, जो संदेश होगा उसकी क्या विशेषता हो सकती है, जो संचार माध्यम है वो किस प्रकार का होना चाहिए, और प्राप्तकर्ता के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, हम ये चीजें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम संचारक के गुण की बात करते हैं तो पिछली क्लास में आप लोग प्रसार कार्यकर्ता के जो गुण पढ़े थे वही चीजें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी कि संचार जो कर रहा है संचारक, उसके लिए क्या क्या गुण हैं, जिसमें विषय का पूरा ज्ञान होना। जो संचार करता होगा, संचारक है, उसके पास जिस विषय में वो ज्ञान देने आया हो, गुण सिखाने आया हो, वो पूरी तरह से उसका ज्ञान संचारक के पास होना चाहिए। संचार कौशल, जो बोलने का, सिखाने का कौशल है वो संचारक के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो गांव के लोगों को शिक्षित करने आया है लेकिन उसे बोलने का ढंग ही नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर जो संचार का कौशल है, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का जो कौशल है वो उसे पता होना चाहिए। इसके बाद संचार माध्यमों का ज्ञान, विभिन्न प्रकार के प्रेजेंट टाइम में जो संचार करने के माध्यम आए हैं उनका भी ज्ञान एक संचारक को होना चाहिए कि वो गांव के लोगों को कितनी आसानी से चीजों को सिखा सकता है। इसके बाद है कि व्यवहार कुशल, उसका व्यवहार ऐसा हो जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, मिलनसार हो, अपने आप को लोगों के बीच में समायोजित कर सके, ऐसा व्यक्तित्व उसका होना चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। इसके बाद है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब है कि जो संचारक होगा वो ऐसी चीजें जो ज्ञान दे रहा हो, जो बता रहा हो, वो चीजें लोग उस पर विश्वास कर सके और विश्वास करने लायक वो चीजें हों, कोई उस बात को काट ना सके, ऐसी चीजें होनी चाहिए। इसके बाद है रुचि। रुचि में क्या आता है कि एक संचारक को अपने कार्य के प्रति रुचि होनी चाहिए,
अपने ज्ञान में, अपना जिस क्षेत्र में वो ज्ञान दे रहे हैं उसमें रुचि होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा, उसका प्रसार प्रचार अच्छे से करेगा। इसके बाद है मनोवृत्तियां। उसके अंदर जो मनोवृत्तियां हैं, जो वो लोगों को समझा सके, ऐसा एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि संचारक के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ये सारे उसके अंदर गुण हैं, लेकिन जो संदेश देगा वो संदेश किस प्रकार का होना चाहिए, वो संदेश की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कि संदेश किस प्रकार का होगा तो संचार की प्रक्रिया आसानी से होगी। इसमें देखिएगा विशेषता में, संदेश की विशेषता है कि सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। संचारक जो होता है उसे हमेशा ऐसे संदेश का चयन करना चाहिए जिसकी भाषा सरल हो और स्पष्ट हो, जो बातें वो कहे स्पष्ट रूप से श्रोता तक पहुंच सके। ऐसा ना करे कि समझाना कुछ और है, समझाया कुछ और जा रहा है। तो जो भी संदेश दिया जाए उसकी भाषा सरल हो और स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। इसके बाद है लाभप्रद एवं उपयोगी। संदेश ऐसा हो जिसका गांव के लोगों को लाभ मिल सके, गांव के लोग उसका अपने जीवन में उपयोग कर सके। ऐसा संदेश, ऐसा कौशल, ऐसे गुण गांव के लोगों को नहीं सिखाना चाहिए। उनका टाइम ऐसे कार्यों पे बर्बाद नहीं करना चाहिए जिसका उनके जीवन में कोई लाभ, कोई उपयोग ना हो। तो इसके लिए संचारक के पास ऐसे संदेश होने चाहिए जिसका गांव के लोगों को लाभ मिल सके और उपयोग कर सके। इसके बाद है मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब होता है कि कम खर्च में ज्यादा चीजों को अर्जित करना या प्राप्त करना। ये मितव्यय जो है वो धन के रूप में भी हो सकता है और शक्ति के रूप में भी हो सकता है, समय के रूप में भी हो सकता है। आप सब समय प्रबंधन, उसके बाद है शक्ति प्रबंधन, धन प्रबंधन, ये तीनों पॉइंट गृह प्रबंधन में पढ़ते आए हैं। वहां पे आपको मितव्ययिता भी सिखाई गई है कि कम खर्च में ज्यादा चीजों का उपयोग कर लेना। तो ऐसा संदेश होना चाहिए कि जो कम खर्च करके भी अच्छी चीजें प्राप्त कर सके, जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके, ऐसी चीजों को एक संदेश में डालना चाहिए। इसके बाद है विभाज्यता। विभाज्यता का मतलब होता है कि जो भी संदेश दिया जाए वो कहीं से भी विभाजित ना हो सके, यानी कि कोई उसे काट ना सके, कहीं वो गलत ना साबित हो जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो भी संदेश हो वो वैल्यूएबल हो, उसकी वैधता हो, उसकी वैल्यू कुछ हो, ऐसा संदेश होना चाहिए। इसके बाद है सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनुरूपता। जो संदेश हो वो इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, जो वहाँ की लोगों, जो गांव के लोग हैं उनके संस्कृति, उनके समाज से मिलती जुलती हो, उससे भिन्न ना हो। इसके बाद है प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण। संदेश ऐसा हो कि जो लोगों तक अपना प्रभाव छोड़ सके और एक उद्देश्य पूर्ण हो। हम आपको जो सिखाए उसका कुछ उद्देश्य हो। आप लोग को यहाँ पे जो लेसन पढ़ाया जा रहा है इसका उद्देश्य है कि आप इस विषय में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें और इसे जहाँ पर भी आप उपयोग करना है वहाँ के लिए आप के लिए अच्छा हो। एग्जाम देना है, ये सारे टॉपिक्स एग्जाम में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ऐसी चीजें आप लोग को पढ़ाएं जो आपके एग्जाम में आने लायक ही ना हो, आउट ऑफ सिलेबस हो, तो उसका समझाने का, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। खास करके एग्जाम के पर्पज से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। और रही बात गृह विज्ञान के सब्जेक्ट की, तो ये सब्जेक्ट ऐसा होता है कि एक व्यवहारिक सब्जेक्ट है जिसका आप एग्जाम के बाद अपने जीवन के एग्जाम में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ऐसी संदेश को इंक्लूड करना चाहिए। इसके बाद है कि दोहराया जाने वाला। दोहराया जाने वाले का मतलब होता है कि जो संदेश दिया जा रहा हो गांव के लोगों को, ऐसा ना हो कि वो संदेश, वो कौशल, वो विचार जो व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि एक ही बार प्रयोग करने को मिले, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि एक बार व्यक्ति सीखे उसे बार बार इम्प्लीमेंट करता जाए, बार बार उस चीज को लागू करे। ऐसा संदेश होना चाहिए कि एक बार के बाद उसे नकारा ना जा सके, उसे फेंकना, उसे छोड़ना ना पड़े। ऐसी चीजों को अपने संदेश में हमें क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो संचार माध्यम है हमारा, जो हम संचार की प्रक्रिया कर रहे हैं उसके क्या माध्यम हो सकते हैं, किस माध्यम के द्वारा हम संचार करें।
वो माध्यम लिखित भी हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है, मौखिक हो सकता है, और इसके साथ ही साथ आधुनिकीकरण में इलेक्ट्रिक से चलने वाले जो भी माध्यम हैं, इन सब का भी प्रयोग हमको करना चाहिए। और इन्हीं सब माध्यमों का ज्ञान एक संचारक के पास होना चाहिए। हमने ये चीजें पढ़ी थी। अब माध्यम में लिखित रूप में कोई पत्र हो गया जो डाकिया लेके आ रहा है, चिट्ठी वगैरह हो गई है, पत्र या चिट्ठी वही एक ही चीज के अंतर्गत आ रहा है। समाचार पत्र है, हर रोज जो आ रहा है, उससे भी आप लोग को या फिर गांव के लोगों को ढेर सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। इलेक्ट्रिक में टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि ये सारी चीजें इलेक्ट्रिक माध्यम के अंतर्गत आती हैं। सांकेतिक में जो संकेत के माध्यम से आप लोगों को सिखाई जाए, बस आपको एक हिंट देना हो कि ये चीजें इस प्रकार से हो रही थी और आप तुरंत उस बात को समझ जाएं, तो इसका क्या मतलब है कि आप सांकेतिक रूप का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद है मौखिक। मौखिक जो है, इसमें कहीं पे समूह वार्तालाप चल रही है, समूह चर्चाएं हो रही हैं, कोई संगठन है, कोई क्लासरूम है, ये सारी चीजें हैं। भाषण, वार्तालाप, संगोष्ठी, इन सब के माध्यम से क्या किया जाता है, संदेश के लिए माध्यम दिया जाता है। इसके बाद है कि प्राप्तकर्ता या श्रोता जो चौथा तत्व है संचार प्रक्रिया में, वो क्या है और उसके लिए किस प्रकार के संदेश होने चाहिए। तो ये बात हमें हमेशा रखना चाहिए याद कि संदेश जो हम दे रहे हैं, जिस संचार माध्यम के द्वारा दे रहे हैं, ये तीनों पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिया है, लेकिन ये आवश्यक होना चाहिए कि जो भी संदेश है वो प्राप्तकर्ता के आवश्यकता अनुसार ही बनाना चाहिए। ये चीज हमने देखा कि प्राप्तकर्ता की क्या आवश्यकता है, वो चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात है कि शिक्षण स्तर, हमें ये देखना चाहिए कि जो गांव का व्यक्ति है उसका शिक्षण स्तर क्या है, वो पढ़ा लिखा है या फिर नहीं पढ़ा लिखा है। तो शुरुआत से ही आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो प्रसार शिक्षा है वो ग्रामीणों की शिक्षा है, अनपढ़ व्यक्तियों की शिक्षा है, ऐसे लोगों को हमें शिक्षित करना है। तो आपको उनके शिक्षण स्तर को भी ध्यान में रख कर ही संचार की प्रक्रिया करनी है कि वो व्यक्ति अनपढ़ है तो मैं किस माध्यम के द्वारा उस व्यक्ति को सिखाऊं। तो जो प्रसार करता है उसे प्राप्तकर्ता के शिक्षण स्तर का भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद है उपलब्ध संसाधन। प्राप्तकर्ता के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उसके पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं के साथ वो सीख सकता है, क्योंकि वो गांव का व्यक्ति है, उसे उतना नॉलेज नहीं है। आपको मितव्ययिता का भी ध्यान रखना है, ज्यादा चीजें खर्च नहीं करवाना है। और प्रसार शिक्षा में आपको ये बातें बताई जाती हैं कि गांव के लोगों के साथ उनके गांव की ही परिस्थितियों में, वहां गांव के जो स्थानीय संसाधन है उनका ही प्रयोग करके आपको शिक्षा देनी है। इसके बाद है सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराएं। जो गांव के लोग हैं, जो प्राप्तकर्ता हैं, श्रोता हैं, उनकी जो सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो उसके बहुत ही क्लोज होते हैं। इसलिए क्या इम्पोर्टेंट होता है कि उनकी जो सामाजिकता है, उनकी जो संस्कृतियां हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, इन सबको भी ध्यान में रखना चाहिए और उनका निरादर ना करके बल्कि सम्मान पूर्वक उनकी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और उसके अनुरूप ही उनको क्या करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद है पूर्वानुभव। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि जो प्रसार कार्य करता है वो ये चीजें देखे कि प्राप्तकर्ता का पिछला भी कुछ अनुभव है या फिर नहीं है उस क्षेत्र में, उसको भी जानना जरूरी होता है एक संचारक के लिए। वो ये बातों को ध्यान में रखे कि जो प्राप्तकर्ता है उसका उस विषय में क्या पूर्व का अनुभव है, पहले से ही कुछ जानता है या फिर नहीं जानता है, उसके अनुरूप वो सारी जानकारी ले करके फिर उनको सिखाना चाहिए, उसमें परिवर्तन करना चाहिए। फिर इसके बाद है मनोवृत्ति, यानी कि जो गांव का व्यक्ति है उसकी मनोवृत्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारे पॉइंट हो गए संचार के तत्व के। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं संचार मॉडल का। संचार मॉडल में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संचार मॉडल जो है उसमें क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले एक संप्रेषक है। संप्रेषक में जहाँ एक संचारक का कार्य कर रहा है उसे हम संप्रेषक कह रहे हैं। एक संदेश है, संदेश के बाद उसका जो संदेश है उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं कि वो जो मैसेज है वो हम जो गांव के लोगों को देना चाह रहे हैं वो सही है या फिर नहीं सही है। नॉर्मल आप लोग ये देख लीजिएगा कि प्रेजेंट टाइम में आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, टाइपिंग करते हैं, मैसेज को शेयर करते हैं। तो मैसेज टाइपिंग के बाद अगर आप लोग एक बार सर्च करते हैं, देख लेते हैं ध्यान से कि वो मैसेज की टाइपिंग सही है या फिर नहीं सही है, सेम वही चीजें यहाँ पे
ट्रीटमेंट या उपचार की बात की जा रही है। उसके बाद आप उसे भेजते हैं और भेजने के बाद ये रिसीवर यानी कि श्रोता तक पहुंचता है। ये सिंपल सी जो बात है, इसी बात को ढेर सारे विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इस संचार के मॉडल को दिया है, जिसमें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉडल है वो अरस्तु का मॉडल है। अरस्तु के मॉडल में सबसे पहले बताया गया है कि एक वक्ता है यानी कि जो बोल रहा है, इसके बाद भाषण है जो उसमें मैसेज दिया जा रहा है, इसके बाद है श्रोतागण, श्रोतागण में जो दिया गया है जो उसे प्राप्त कर रहा है। ये नॉर्मल से अरस्तु ने ये 3 वर्ड का प्रयोग किया है। इसे SSA मॉडल के नाम से भी जानते हैं। SSA, इसे अरस्तु का SSA मॉडल के नाम से भी जानते हैं। यस का मतलब एक स्पीकर है, फिर एक स्पीच है और ऑडियंस है यानी कि जो श्रोतागण है। इसके बाद है जो दूसरा मॉडल दिया गया है वो है, क्या हुआ, दूसरा है सैनन वीवर मॉडल। पूरा नाम है इनका सैनन वेरेन वीवर मॉडल। लेकिन इसके बाद इसमें क्या इन्होंने बताया है कि सबसे पहले है कि स्रोत यानी कि जहां से वो मैसेज को प्राप्त कर रहा है, जो सूचना उन्होंने प्राप्त की है, चाहे जहां से प्राप्त की, वो एक स्रोत हो गया कि मैसेज कहां से प्राप्त हुआ। इसके बाद है प्रसारक, प्रसारक के बाद है स्रोत के बाद प्रसारक जो है, प्रसारक का मतलब वही संचारक जो प्रसार का कार्य कर रहा है, जो संचार का प्रसार कर रहा है, वही व्यक्ति जो वो प्रसारक हो गया। संकेत दे रहा है, संकेत के माध्यम से वो संदेश जो व्यक्त करना चाह रहा है। इसके बाद है संकेत के बाद प्राप्तकर्ता तक वो मैसेज पहुंच रहा है। प्राप्तकर्ता के बाद वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि जो मैसेज उसे दिया जा रहा था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसे किस प्रकार से वो व्यक्ति उसका प्रयोग कर रहा है। जब जिस उद्देश्य से मैसेज दिया गया उस कार्य को पूर्ण कर लिया जाता है, तब वही क्या होता है कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच गया है। इसके बाद हम बात करेंगे लिगन मॉडल की। लिगन मॉडल जो है, इन्होंने बताया कि एक संचारक है यानी कि जो संचार का कार्य कर रहा है वो व्यक्ति है। संदेश है जिस संदेश को दे रहा है। इसके बाद है कि किस माध्यम के द्वारा दे रहा है इस संदेश को, ये माध्यम का कौन से माध्यम का प्रयोग किया। इसके बाद है उपचार, ये जो माध्यम है इस माध्यम के द्वारा उपचार किया जा रहा है, कौन कर रहा है, जो श्रोता है। इसमें आप लोग देखे थे सबसे ऊपर संचार मॉडल में कि संप्रेषक संदेश और उपचार कर रहा है श्रोता। सेम वही चीजें यहाँ पे भी लिगन मॉडल में किया जा रहा है। संचारक है, संदेश है, संदेश में देने के लिए माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है। जब माध्यम के द्वारा मैसेज को, संदेश को भेज दिया गया तो क्या हो रहा है, वहां पे उपचार किया जा रहा है यानी कि उसे अपने शब्दों में पढ़ने की, लिखने की कोशिश की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है एक श्रोता के द्वारा। और जब ये श्रोता उस मैसेज को सुन लेता है, देख लेता है, तो अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहा है मैसेज को सुनने के बाद। यानी कि आप किसी के पास मैसेज करते हैं किसी माध्यम के द्वारा, वो माध्यम आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जिसके पास मैसेज पहुंचा वो उस मैसेज को सीन करता है, सीन करने के बाद उसको पढ़ता है, समझता है, समझने के बाद आपको कुछ फीडबैक, रिप्लाई करता है। सेम यही प्रक्रिया कौन कह रहे हैं, लिगन मॉडल में। इसके बाद है बर्लो मॉडल। बर्लो ने अपने मॉडल में ये समझाया कि जो मैसेज है एक स्रोत से प्राप्त हो रहा है, उसके बाद संकेतकर्ता, जो स्रोत है उस स्रोत से संकेतकर्ता यानी कि जो मैसेज को भेजने वाला व्यक्ति है वो यहाँ से देख रहा है, वो भेज रहा है स्रोत को लेकर के, एक संदेश के माध्यम से भेज रहा है। और वो संदेश प्राप्तकर्ता के पास पहुंचना है तो प्राप्तकर्ता उसे लेने से पहले उसे संकेत वाचन, जो संकेतक के रूप में वहां से मैसेज दिया गया, उसका वाचन करता है, उसे अपनी भाषा में समझने की कोशिश करता है। उसके बाद ये प्राप्तकर्ता तक मैसेज आसानी से पहुंच जाता है। यानी कि मैसेज किया गया एक स्रोत से लेकर के
जैसे एग्जाम होना है तो हम आप लोग को टाइम टेबल ले लें। टाइम टेबल कहाँ से आया? यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड किया गया। वहां से मैसेज को लेते हैं, फिर उसको टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग के बाद हम आप लोग को किसी ग्रुप के माध्यम से आपके पास तक भेजते हैं। उसके बाद भेजने के बाद आप उसे अपनी भाषा में उसको समझते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा कब है, वो चीज देखते हैं और लास्ट में अपने गंतव्य स्थान तक वो पहुंच गया है कि आप लोग के पास। सेम वही बातें कही जा रही हैं। इसके बाद है दहामा एवं भटनागर का मॉडल। इन्होंने अपने मॉडल में क्या बताया कि एक प्रेषक है, प्रेषक यानी कि संचारकर्ता जो संचार का कार्य कर रहा है। संचार किस चीज का कर रहा है? एक संदेश हो गया, उसके पास जो संदेश था उस संदेश को उपचार करता है, उस संदेश का देखता है कि वो संदेश सही है या फिर नहीं सही है, फिर एक माध्यम के द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एक संचारक जो व्यक्ति है, यहाँ पे ये पूरा जो कॉन्सेप्ट बताया गया ये सब रेखीय मॉडल के अंतर्गत बताया गया, जिसे एक मेन कॉन्सेप्ट बस इसका यही था कि संचारकर्ता मैसेज को प्राप्तकर्ता तक पहुंचा दे। इस बीच में जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी भाषा में उसे रेखीय मॉडल में प्रस्तुत किया। इसके बाद देखिएगा एक जो इसमें बताया गया है, सबसे पहले देखिएगा कि लाउसवेल जो मॉडल दिए हैं, इन्होंने अपने मॉडल में क्या कहा कि सबसे पहले बताया कौन का मतलब कि कौन व्यक्ति है जो संचार का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे बता दिया गया कि संचारक है। जैसे कोई पूछ रहा हो कि मैसेज कौन दिया, तो यहाँ पे बताया गया संचारक। इसके बाद है क्या कर रहा है, क्या कर रहा है वो संचारक जो है वो क्या कर रहा है, यानी कि जो संदेश है उसे संदेश को पहुंचाने या देने का कार्य कर रहा है। इसके बाद है किस माध्यम से दे रहा है, संचारकर्ता संचार जो कर रहा है उस मैसेज को किस माध्यम के द्वारा दे रहा है। तो वो संचार माध्यम कोई भी हो सकता है, जो पिछले वाली हेडिंग में आप लोगों ने पढ़ा, संचार का जो माध्यम है। इसके बाद है किसको दे रहा है, किसको दे रहा है यानी कि श्रोता को दे रहा है, प्राप्तकर्ता को दे रहा है। इसके बाद ये है कि कितने प्रभावशाली ढंग से वो व्यक्ति दे पा रहा है, जो संचारक है वो मैसेज को कितने प्रभावशाली ढंग से दे पा रहा है, ये बातें कही जा रही हैं। तो ये बात कैसे पता चले? श्रोता का प्रभाव देखकर, श्रोता का फीडबैक देखकर कि श्रोता ने क्या प्रतिक्रिया दी है, उसे देख करके ये पता चल सकता है कि जो मैसेज था वो कितने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद लाउसवेल के मॉडल के बाद हम देखेंगे कि रंजीत सिंह मॉडल है। रंजीत सिंह मॉडल में इन्होंने बताया कि जो स्रोत है, स्रोत के पास संकेतीकरण किया जाता है, यानी कि इनकोडिंग। नॉर्मल समझिए कि आपके पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, टाइपिंग कर रहे हैं। टाइपिंग कर रहे हैं किसके माध्यम से? आप स्रोत हैं। इसके बाद संकेतीकरण कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, किस माध्यम से? व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, इस माध्यम से आपने टाइपिंग किया है। इसके बाद संकेत वाचन, वो मैसेज वहां पहुंचता है किसके पास? प्राप्तकर्ता के पास पहुंचना है, लेकिन उसके पास कब पहुंचेगा? जब वो उस बात को समझ जाएगा। और समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि संकेत वाचन करे, जो उस संकेतीकरण में बात कही गई है उसको अपनी भाषा में वो समझ सके। जब वो समझ जाएगा तो इसका मतलब है कि जो संचार है, जो मैसेज है वो प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया है। अब प्राप्तकर्ता उस बात को समझेगा, समझ करके फीडबैक देता है किसको? स्रोत को। यानी कि जो मैसेज आप किसी के पास शेयर करते हैं उसे समझने के बाद प्राप्तकर्ता आपको जो रिप्लाई कर रहा है, प्रतिपुष्टि कर रहा है, फीडबैक दे रहा है, किसको देता है? स्रोत को। यानी कि ये चक्रीय मॉडल इसी प्रकार से चलता रहता है। तो एक सीक्वेंस में आप देखिएगा कि जितना भी ये मॉडल बताया गया सिर्फ इतना ही है कि प्रसार कार्यकर्ता जो है वो संदेश को किसी माध्यम के द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है उसे हम कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।